तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पीएचपी फाइल हैंडलिंग। ये टॉपिक है। अगर पीएचपी में फाइल हैंडलिंग की बात करें तो इसमें कुछ बिल्ट इन फंक्शंस हैं जिनका यूज करके पीएचपी में हम लोग फाइल को हैंडल करना सीख सकते हैं। जैसे फर्स्ट है एफ ओपन। इसका रोल होता है, इसका वर्क होता है फाइल को ओपन करना। ठीक है। फिर है आपका एफ राइट। तो इसका वर्क होता है फाइल को क्रिएट करना या राइट करना। थर्ड है आपका एफ रीड नाम का फंक्शन। इसका रोल होता है फाइल को रीड करना। ठीक है। फाइल को यदि आपको रीड करना है उसके लिए एफ रीड फंक्शन। फिर यदि फाइल को क्लोज करना हो उसके लिए एफ क्लोज फंक्शन। और फिर एक आपका है अनलिंक फंक्शन, फाइल को रिमूव करने के लिए। अनलिंक फंक्शन हम लोगों ने फाइल अपलोड में पढ़ा भी था। जब आप फाइल को अपलोड कर रहे थे और फाइल वो आपके फोल्डर में जा रही थी तो डिलीट के केस में आप डिलीट कमांड चला करके और उसके साथ अनलिंक फंक्शन यूज करके आप इस फाइल को डिलीट कर दे रहे थे। तो अनलिंक ऑलरेडी हम लोग यूज कर रखे हैं। इसमें हम लोग देखेंगे बाकी के जो और 6 ऑप्शन है। तो अगर एफ ओपन की बात करें हम लोग, एफ ओपन में दो पैरामीटर पास होते हैं। पहला पैरामीटर होता है आपके फाइल का नाम। आपकी फाइल क्या है, ए डॉट जेपीजी है कि बी डॉट जेपीजी है कि डॉट पीडीएफ है, क्या है। किसी भी टाइप की फाइल हो और उसके बाद उस फाइल का मोड पास किया जाता है। मोड में हमें क्या करना है, फाइल को ओपन करना है तो उसके उससे रिलेटेड उसका मोड पास किया जाएगा। सपोज जैसे एफ ओपन फंक्शन के अंदर मैंने कोई फाइल लिया, फाइल का नाम दिया मैंने ए डॉट पी डी एफ, और इसके मोड के लिए इसको ओपन करने के लिए यहाँ पे पास किया जाता है आर। आर का मतलब होता है ओपन। ठीक है। और इसको अगर डायनेमिक बात करें, फाइल को ओपन करने के लिए, फाइल को शो करने के लिए, तो इसके लिए हम लोग एक वेरिएबल ले रहे थे एंड देन डॉलर अंडर स्कोर फाइल्स से उस इमेज का नेम रिसीव कर रहे थे। यहाँ पे हमने पास किया था जो इनपुट टाइप का नेम हमने लिया था, और साथ ही में यहाँ पे पीएचपी का फिक्स नेम पास कर रहे थे। तो इस डॉलर ए वेरिएबल में उस फाइल का नाम आ गया, क्या वो फाइल आ गई। अब यदि इसे ओपन करना है तो यहाँ पे लिखेंगे एफ ओपन और यहाँ पास करेंगे डॉलर ए विदाउट सिंगल कॉलन। यदि यहाँ पे फाइल का नाम होता तो हम सिंगल क्विट्स पास करते, बट यहाँ पे वेरिएबल जिसमें ऑलरेडी फाइल स्टोर है तो यहाँ पे हम डायरेक्ट केवल पास करेंगे अपने वेरिएबल का नाम, और यहाँ पे सिंगल क्विट्स के अंदर पास करेंगे आर। इस तरीके से भी हम लोग फाइल को ओपन कर सकते हैं। यदि हम चाहते हैं उसको डेटा इनपुट लेकर के उसको ओपन करना पड़े तो आपको ये वर्क करना पड़ेगा। अब यदि फाइल को आप राइट करना चाहते हैं या फाइल को आप क्रिएट करना चाहते हैं, तो फाइल को राइट करने के लिए और क्रिएट करने के लिए इसमें 3 पैरामीटर पास होते हैं। एक तो फाइल का नाम, एंड देन फाइल जिसको राइट करना उसका कोई स्ट्रिंग नेम या उसकी कोई वैल्यू, और फिर तीसरा जो पैरामीटर होता है उसमें ये ऑप्शनल होता है, इसको आप पास भी कर सकते हैं, इसको आप नहीं भी पास कर सकते हैं। बट जो थर्ड ऑप्शन होता है, थर्ड पैरामीटर होता है, इससे हम फाइल की लेंथ को काउंट कर सकते हैं, और जो फाइल की लेंथ काउंट होती है वो बाइट में काउंट होती है। ठीक है। जैसे एफ अगर राइट की बात करें तो एफ राइट आपका किस तरीके से वर्क करेगा। एफ राइट में 3 पैरामीटर आपके यूज होंगे। जो सबसे पहला पैरामीटर होगा वो होगा आपके फाइल का नाम। ठीक है। मैंने लिखा है यहाँ पे एफ राइट, और यहाँ मैंने पास किया फाइल का नाम। सिंगल कोट्स के अंदर आप पास कर देंगे फाइल का नाम। सेकंड में आप पास कर देंगे जो आपको वहाँ पे वैल्यू देनी है, मीन्स राइट करना है तो डब्ल्यू या कोई भी नेम या कोई भी स्ट्रिंग, और साथ में यहाँ पे जो इसका लेंथ रिटर्न होगा उसके लिए पैरामीटर ये पास करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, मैंने लिया है एफ राइट फंक्शन, और इस एफ राइट फंक्शन के अंदर वॉइस कट कट के आ रही है, 1 मिनट मैं अपना इंटरनेट ज़रा चेक कर लेता हूँ।
ठीक है मैं हाँ, तो अब आवाज जा रही है सभी को। अब मैंने माइक यूज किया था उसको मैंने हटा दिया, माइक को ऑप्शन से हटा दिया। अब मैंने डायरेक्टली मैं बोल रहा हूँ, अब आवाज सभी को पहुंच रही है क्लियर? हाँ या ना? यस सर। ठीक है ठीक है डन। ओके ओके ठीक है चलिए। तो एफ राइट फंक्शन में मैंने बताया आपको, एफ राइट फंक्शन के अंदर सबसे पहले आप फाइल का नेम फर्स्ट पैरामीटर, सेकंड स्ट्रिंग पैरामीटर, इस स्ट्रिंग से जिससे कि राइट करना है वो पास करेंगे, और थर्ड पैरामीटर होता है, ये ऑप्शनल होता है, ये थर्ड पैरामीटर का वर्क होता है उस फाइल की लेंथ को बाइट में काउंट करना, या उस फाइल या उस स्ट्रिंग की लेंथ को काउंट करना। वो जो लेंथ काउंट होती है वो बाइट में काउंट होती है, क्योंकि यहाँ पे फाइल की साइज काउंट हो रही है, इसलिए यहाँ पे किसी टेक्स्ट की लेंथ नहीं काउंट हो रही है। तो सबसे पहले आप फाइल को राइट करने से पहले फाइल को आप ओपन करेंगे, बिना ओपन किए आप किसी भी फाइल को राइट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आप लिखेंगे एफ ओपन, इस एफ ओपन के अंदर आप वो फाइल का नाम पास करेंगे। जैसे आपके पास मान लीजिए फाइल का नाम है a.pdf, आप वो फाइल का नाम पास कर देंगे। फाइल ओपन में आपको राइट करना पड़ेगा, राइट करने के बाद आप फिर लिखेंगे एफ राइट, और इसको आप किसी एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दीजिए, जैसे $b वेरिएबल, मैंने यहाँ पे $b पास कर दिया। अब एफ राइट के केस में वो वेरिएबल जिसमें आपका डेटा या फाइल आपकी ओपन हो रही है, और फिर वो स्ट्रिंग या वो मैसेज, ठीक है, मैंने वो स्ट्रिंग या मैसेज पास कर दिया। तो यहाँ से आप फाइल को राइट कर सकते हैं, और साथ ही साथ फाइल को आप उसकी स्ट्रिंग की लेंथ को जान सकते हैं। सेम ऐसे लगभग इक्वली होता है फाइल को रीड करना। यदि आप किसी फाइल को ओपन करके राइट करके उसको रीड करना चाहते हैं, तो उस केस में एफ रीड नाम का फंक्शन यूज होता है, उसमें भी फाइल का नाम और फाइल की लेंथ के लिए दो पैरामीटर यूज होते हैं। बट उसमें आपको पहले फाइल को ओपन करना पड़ेगा, फाइल को राइट करना पड़ेगा, एंड देन फाइल को आप रीड कर सकते हैं। तो एफ ओपन फंक्शन फाइल का नाम, उसके अंदर एफ रीड फंक्शन फाइल का नाम और उसका लेंथ या उसकी साइज। फाइल ओपन, फाइल राइट, फाइल रीड, फाइल क्लोज या अनलिंक मींस रिमूव या डिलीट, इनका यूज होता है जब भी हम फाइल को अपलोड करते हैं। तो हमें ये चेक करना होता है कि जो फाइल पास की जा रही है वो फाइल किस टाइप की है या उसकी लेंथ क्या है। जनरली होता क्या है कि हमने कोई एक वेबसाइट बनाई, हमने वेबसाइट बना करके ये ऑप्शन दे दिया कि कोई भी यूजर आकर के फाइल को अपलोड कर सकता है, लेकिन हो सकता है कि जो कोई यूजर आया फाइल को अपलोड करने के लिए, मैंने उसको दे रखा है कि वो पीडीएफ को अपलोड कर सकता है, या मैंने ऑप्शन दे रखा है कि वो कोई डॉक्यूमेंट फाइल अपलोड कर सकता है, बट वो आकर के कोई वीडियो अपलोड कर दिया 3 GB का, वो आकर के कोई ऑडियो अपलोड कर दिया 2 GB का। इस केस में क्या होगा कि वहां पे आपका वेबसाइट करप्ट हो जाएगा, या वहां पे वेबसाइट आपकी स्टॉप हो जाएगी, या वहां पे आपकी वेबसाइट वर्क करना बंद कर देगी। रीजन इसका कि वहां पे आपने इस टाइप का कोई कंट्रोल या कोई वैलिडेशन नहीं लगा रखा है। तो जहां भी इस टाइप का हम लोग वर्क करते हैं अपने वेबसाइट के डेवलपमेंट में, फाइल अपलोड करने का प्रोसेस, तो वहां पे हम लोग फाइल को रीड करके, फाइल को राइट करके, फाइल को ओपन करके ये चेक करते हैं कि जो डेटा हमारे रिसीव हो रहा है वो प्रॉपर फाइल ही हो, और यदि वो फाइल नहीं है तो उसको रिसीव करके डिलीट कर देते हैं, या वहां पे ये बता देते हैं कि फाइल यूज के पर्पज की नहीं है। तो यहाँ भी इस टाइप के वर्क में आप फाइल के कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं, फाइल फंक्शन को यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें किसी का कोई क्वेश्चन बन रहा हो तो बता सकते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। सेंड मेल कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ लिया था। यदि आपको अपने PHP का यूज करके फाइल को सेंड करना हो, सॉरी मेल को सेंड करना हो, तो उसके लिए हम लोगों ने PHP मेलर पढ़ा था और मेल फंक्शन पढ़ा था। मेल फंक्शन का वर्क हमने बताया था कि मेल फंक्शन के अंदर 2 पैरामीटर
सब्जेक्ट, मैसेज और हेडर पास किया जाता है। बट इस मेल फंक्शन के थ्रू भी आप मेल को सेंड कर सकते हैं। इसके लिए आपको उस मेल फंक्शन के कोड को पहले होस्ट करना पड़ेगा एंड देन आप मेल को सेंड कर पाएंगे। बट उसके बाद हम लोगों ने एक उसका ऑल्टरनेट ऑप्शन पढ़ा था, पीएचपी मेलर, उसका यूज करके हम लोगों ने मेल को सेंड करना सीखा था। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो नेक्स्ट टॉपिक है पीएचपी एंड माई एसक्यूएल, पीएचपी टेक्नोलॉजी और उसके साथ साथ माई एसक्यूएल डेटाबेस। ये अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा पीएचपी एंड माई एसक्यूएल। तो अभी जो हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर पढ़े हैं वो पीएचपी से रिलेटेड पढ़े हैं, बट अब हम लोग जो ये नया चैप्टर पढ़ेंगे इसमें पीएचपी के साथ साथ माई एसक्यूएल को भी हम लोग पढ़ेंगे। माई एसक्यूएल डेटाबेस का यूज सबसे ज्यादा आज के मार्केट में यूज हो रहा है। अगर बात करें माई एसक्यूएल की तो सबसे ज्यादा आज के टाइम पे इसका यूज हर एक टेक्नोलॉजी के साथ यूज हो रहा है। अब माई एसक्यूएल को पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा डेटाबेस को समझना पड़ेगा। डेटाबेस, इसको समझ लीजिए, डेटाबेस का कॉन्सेप्ट क्या है। अभी तक हम लोगों ने जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है या अभी तक हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे पहले, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा होगा HTML एंड CSS और जावास्क्रिप्ट। उसके बाद हम लोगों ने यदि पीएचपी टेक्नोलॉजी सीखी होगी तो हमने पीएचपी टेक्नोलॉजी को सीखा होगा। तो पीएचपी टेक्नोलॉजी में हमें ये बताया गया है कि पीएचपी टेक्नोलॉजी एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिसका वर्क होता है डायनामिक वेबसाइट को डेवलप करने के। ठीक है, डायनामिक वेबसाइट का सेंस कि आप जब चाहें तब अपने अकॉर्डिंग डेटा को चेंज कर सकते हैं। बट डायनामिक जब भी बात आती है तो वो डायनामिक कॉन्सेप्ट फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों होता है। क्योंकि एक पार्ट होता है जो फ्रंट एंड होता है जहां पे हमें डेटा दिख रहा होता है, जहां पे हम डेटा को सेंड कर रहे होते हैं या जहां से डेटा को हम रिसीव कर रहे होते हैं, और एक पार्ट होता है हमारा बैक एंड जहां पे हम डेटा को रिसीव कर रहे होते हैं या जहां से डेटा को हम मैनिपुलेट कर रहे होते हैं, एडिट एंड डिलीट कर रहे होते हैं, तो वो होता है हमारा बैक एंड। तो इसमें जो बैक एंड का रोल परफॉर्म कर रहा है वो पीएचपी टेक्नोलॉजी परफॉर्म कर रही है, और जो फ्रंट एंड का रोल वर्क हो रहा है वो हमारा HTML CSS बूटस्ट्रैप से हो रहा है। बट अब बात आती है कि हमारा फ्रंट एंड और बैक एंड तो दोनों ओके हो गया, बट उस फ्रंट एंड और बैक एंड के कॉन्सेप्ट में जो डेटा का स्टोरेज हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, वो कौन डेटा का स्टोरेज कर रहा है या डेटा आ कहाँ से रहा है, तो वो आ रहा है आपका डेटाबेस के साथ, वो आ रहा है आपका डेटाबेस से। ठीक है, तो डेटाबेस का मतलब होता है कि आप किसी भी डेटा को फ्रंट एंड से बैक एंड का यूज करके उसको परमानेंट स्टोर कर सकते हैं। आपके पास कोई ABCD XY डेटा है, आपके पास 2000 4000 10,000 डेटा है, उस डेटा को यदि आपको अपने सिस्टम में स्टोर नहीं करना है, उसको आपको अपने हार्ड डिस्क में नहीं रखना है, उसको आपको अपने किसी पेन ड्राइव में नहीं रखना है, उसको आपको अपने सर्वर पे रखना है। तो सर्वर पे रखने के लिए आप टेक्नोलॉजी का यूज करके और डेटाबेस का यूज करके आप उस डेटा को ऑनलाइन या डेटाबेस में रख सकते हैं। उसके लिए अब आपको सीखना पड़ेगा डेटाबेस, कि हम अपने डेटा को किसी टेक्नोलॉजी का यूज करके डेटाबेस में रखना चाहते हैं। अब यहाँ पे हम लोग सीखेंगे डेटाबेस। डेटाबेस आज के टाइम पे मार्केट में बहुत से डेटाबेस है। जैसे आपने नाम सुना होगा MySQL डेटाबेस, आपने नाम सुना होगा MariaDB, आपने नाम सुना होगा ओरेकल, आपने नाम सुना होगा MS SQL। ऐसे करके मार्केट में बहुत सारे डेटाबेसेस अवेलेबल हैं जिनका यूज किया जाता है डेटा के स्टोरेज के लिए, जिनका काम होता है डेटा को स्टोर रखने के लिए। MS SQL पर बहुत सारे डेटाबेस है मार्केट में जिनका यूज होता है डेटाबेस के स्टोरेज के लिए। बट इन डेटाबेस को परफॉर्म करने के लिए, इन डेटाबेस के अंदर एग्जीक्यूशन करने के लिए एक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना पड़ता है। वो कॉन्सेप्ट होता है SQL का, जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज क्या है? ये एक टेक्निक है, ये एक मेथड है, ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, ये क्या है? ये एक मेथड है, ये एक टेक्निक है जिसमें कुछ कमांड्स लिखे गए, जिसमें कुछ क्वेरीज लिखी गई। उन कमांड्स का यूज करके, उन क्वेरीज का यूज करके डेटाबेस को परफॉर्म किया जाता है, डेटाबेस को एग्जीक्यूट किया जाता है।
ठीक है, वो डेटाबेस कोई भी हो सकता है। आप ये भी बोल सकते हैं कि एसक्यूएल में जो कमांड्स या क्वेरी बनी हुई हैं वही सेम कमांड्स और क्वेरी इन सभी डेटाबेसेस में एज इट इज यूज होती हैं। मीन्स ऐसा नहीं है कि आने वाले टाइम पे हमें सभी के सभी डेटाबेसेस पढ़ने हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इनमें से किसी एक डेटाबेस को लर्न कर लीजिए। आपने एक डेटाबेस को लर्न कर लिया तो बाकी डेटाबेस को आपने इजिली समझ लीजिए कि पढ़ लिया। इन सभी डेटाबेसेस में जो माइनर सा डिफरेंस होता है वो होता है कीवर्ड का। कहीं कहीं पे किसी किसी डेटाबेस में कीवर्ड्स थोड़े से डिफरेंस होते हैं बस, बाकी और कोई चेंजेस नहीं होता है। हर एक डेटाबेस में इंसर्ट कमांड, अपडेट कमांड, डिलीट कमांड, सेलेक्ट कमांड, ड्रॉप कमांड सब में चलता वही सेम। सबके लिए एसक्यूएल ने सेम कमांड बना रखे हैं, बट सबका प्लेटफॉर्म अलग है, सभी के सॉफ्टवेयर अलग हैं, तो इसीलिए लगता है कि हमें ये मल्टीपल या बहुत सारे डेटाबेस सब में कमांड्स सेम लिखे जाते हैं। ठीक है, और वो किसके बने होते हैं? एसक्यूएल के, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के। फिर इसमें एक और कॉन्सेप्ट होता है आरडीबीएमएस, जिसको बोलते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, या डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये जब आप डेटाबेस को स्टडी करते हैं तो एसक्यूएल, डीबीएमएस, आरडीबीएमएस ये इसके कॉन्सेप्ट होते हैं। ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के पार्ट या रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के पार्ट होते हैं। अब बात आती है कि जो माईएसक्यूएल डेटाबेस है वो रखा कहाँ पे जाता है? तो वो रखा जाता है होस्टिंग मतलब सर्वर पे, और वो सर्वर से कनेक्ट होकर के चलते हैं। तो माईएसक्यूएल डेटाबेस के लिए जो हम लोग सर्वर यूज कर रहे हैं वो जैम्प सॉफ्टवेयर के थ्रू अपाचे नाम का सर्वर यूज करते हैं। माईएसक्यूएल भी ओपन सोर्स है, मीन्स कोई भी इसको इजिली रीड कर सकता है और इस पे वर्क कर सकता है। माईएसक्यूएल को अगर ऑपरेटिंग सिस्टम में बात करें तो लाइनेक्स, विंडोज, मैक ओएस सब में इसका यूज किया गया है, क्योंकि हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम, हर एक सिस्टम डेटा को स्टोर करता है। और जो डेटाबेस होता है, डेटाबेस लगभग आपका टेबल के स्ट्रक्चर के फॉर्मेट पे काम करता है। हम लोगों ने एचटीएमएल में टेबल बनाना सीखा था, ये बहुत जगह हम लोगों ने टेबल का फॉर्मेट देखा है। तो जो टेबल का फॉर्मेट होता है वही डेटाबेस का फॉर्मेट होता है। आप सभी ने एमएस एक्सेल यूज किया होगा, तो उसमें भी कुछ टेबल का ही फॉर्मेट होता है कि कुछ कॉलम्स बने होते हैं, रोज बने होते हैं, उन रो कॉलम के अंदर हेडिंग और डेटा रखा गया होता है। जो जिस तरीके से स्ट्रक्चर आपका एमएस एक्सेल का दिखता है वैसा ही स्ट्रक्चर आपके डेटाबेस के अंदर बने टेबल का दिखता है। इसमें जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है डेटाबेस में वो है माई एसक्यूएल का कनेक्शन। ये भी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट इसको फिर से देख लेते हैं। यदि आपको पीएचपी का यूज करके और माई एसक्यूएल डेटाबेस का यूज करके पीएचपी में कनेक्शन स्टेब्लिश करना है तो आप क्या करें? तो सिंपल सी बात है कि जितनी भी आप टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, आप डॉटनेट पढ़ें, आप पाइथन पढ़ें, आप पीएचपी पढ़ें, आप जावा पढ़ें, उसमें डेटाबेस को उस टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्ट किया जाता है। डेटाबेस को उस टेक्नोलॉजी से कनेक्ट करने का रीजन होता है कि हम डेटा को टेक्नोलॉजी मीडियम के थ्रू अपने पास या अपने वेबसाइट पे या अपने ऐप पे, अपने सॉफ्टवेयर पे डिस्प्ले कर सकें, या हमारे ऐप, वेबसाइट या सॉफ्टवेयर से जो डेटा सेंड किया जा रहा है वो डेटा किसी टेक्नोलॉजी मीडियम के थ्रू डेटाबेस में जाकर के स्टोर हो जाए। डेटा का स्टोर करने से बेनिफिट हमारे लिए होता है कि हम डेटा को कहीं से भी और कभी भी एक्सेस कर सकते हैं, और हम कहीं से भी और कभी भी डेटा को एडिट और डिलीट भी कर सकते हैं। यदि हमारे यूज का डेटा है तो हम उसको रखेंगे, यदि हमारे लिए वो गार्बेज डेटा है तो उसको हम डिलीट कर देंगे। अब बात आती है माईएसक्यूएल कनेक्शन की। तो माईएसक्यूएल कनेक्शन का रोल होता है पीएचपी में डेटाबेस के साथ कनेक्शन करने का। कनेक्शन करने के लिए हम लोगों ने फंक्शन पढ़ा था MySQLi _ कनेक्ट। अब पीएचपी में कनेक्शन 3 तरीके से होता है। अभी तक आप सभी लोगों ने कनेक्शन केवल और केवल एक तरीके से पढ़ा है, जो मैंने आपको बताया है, या जिन लोगों को मैंने अभी तक पढ़ाया है वो डेटाबेस में कनेक्टिविटी का केवल एक तरीका जानते हैं। वो तरीका क्या बताया मैंने आपको कि लिखते हैं MySQLi _ कनेक्ट और उसके अंदर पास करते हैं 4 पैरामीटर। बट इस MySQLi _ कनेक्ट से पहले भी पीएचपी में कनेक्शन का एक टेक्निक था, एक तरीका था। वो क्या था वो समझिए। उस टाइम पे हम लोग लिखते थे MySQL _
कनेक्ट। माई एसक्यूएल आई नहीं, माई एसक्यूएल आई यहाँ पे नहीं है। और इसमें पास करते थे 3 पैरामीटर। पहला पैरामीटर होस्ट नेम, सेकेंड पैरामीटर यूजर नेम और थर्ड पैरामीटर पासवर्ड। ये इतना केवल लिखते थे। और फिर इसके बाद एक और फंक्शन यूज होता था ओल्ड टाइम पे। जब मैंने पीएचपी लर्न किया था स्टार्टिंग में लगभग 2015 में, तो मैंने ये वाला टेक्निक पढ़ा था, माई एसक्यूएल अंडरस्कोर कनेक्ट, और उसमें 3 पैरामीटर पास करना सीखा था। और उसके बाद डेटाबेस को पास करने के लिए पीएचपी ने एक अलग फंक्शन बना रखा था। उसके लिए लिखते थे माई एसक्यूएल अंडरस्कोर कनेक्ट अंडरस्कोर डीबी, ये लिखते थे। और इसके अंदर हम लोग पास करते थे अपने डेटाबेस का नाम। इसके अंदर लिखते थे डेटाबेस नेम, ये पास करते। ये था पीएचपी को ओल्ड कनेक्शन स्टैब्लिश करने का तरीका। पीएचपी पहले जब हम लोग स्टार्टिंग में इसको पढ़ते थे, लेकिन पीएचपी ने इसको इंप्रूव किया। पीएचपी ने इसमें क्या इंप्रूव किया वो समझिए। पीएचपी ने इंप्रूव करके उसने एक माई एसक्यूएल के साथ आई कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे आई का सेंस है इम्प्रूव, ठीक है। आई का सेंस यहाँ पे है इम्प्रूव। इम्प्रूव से इन्होंने क्या अलग कर दिया, इन्होंने अलग ये कर दिया कि सबसे पहले तो एक फंक्शन हटा दिया, मीन्स आपका एक लाइन का कोड हटा दिया। और जो ये 4 पैरामीटर थे, उन 4 पैरामीटर को इन्होंने सिंगल फंक्शन के अंदर पास कर दिया। और क्या एड ऑन कर दिया, एड ऑन कर दिया माई एसक्यूएल आई। तो माई एसक्यूएल के साथ आई एक कैरेक्टर, एक लेटर, जिस आई का सेंस होता है इम्प्रूव, ठीक है। तो अब हम लोग जो नए वर्जन में लिखते हैं वो लिखते हैं माई एसक्यूएल आई अंडरस्कोर कनेक्ट। और इस कनेक्शन के अंदर भी वही 4 पैरामीटर पास करते हैं। पहला पैरामीटर होस्ट नेम, सेकेंड पैरामीटर यूजर नेम, थर्ड पैरामीटर पासवर्ड और फोर्थ पैरामीटर डेटाबेस का। डेटाबेस का ये 4 पैरामीटर पास करते हैं। ये नए वाले कनेक्शन, ओल्ड वाले में केवल ये 2 फंक्शन अलग अलग यूज होते, ठीक है। ओल्ड टेक्निक है ये ओल्ड टेक्निक था। और ये आपका न्यू टेक्निक है। और फिर इसका एक सिक्योर टेक्निक भी होता है कनेक्शन करने का, उसको बोलते हैं पीडीओ, ठीक है। थर्ड इसका जो है वो है पीडीओ। पीडीओ टेक्निक किस तरीके से कनेक्शन करता है, उसमें भी आपके यही सभी पैरामीटर होते हैं, बस डिफरेंस क्या होता है वो देखिए पीडीओ के केस में। तो पीडीओ केस में आप जैसे जावा में या डॉटनेट में आप क्लास और ऑब्जेक्ट बना करके काम करते हैं, वैसे इसमें पीडीओ में होता है। पीडीओ जो है कि उप्स के कॉन्सेप्ट पे चलता है, उसमें आप विदाउट उप्स काम नहीं करते। तो इसमें आपको लिखना पड़ता है न्यू, न्यू के साथ आपको पीडीओ कीवर्ड लिखना पड़ता है। और इसके अंदर आपको पहला पैरामीटर जो होता है उसके लिए 2 चीजें लिखनी होती है। आपको लिखना होता है माई एसक्यूएल कॉलन होस्ट नेम, एंड देन आप यहाँ पे होस्ट का नेम डायरेक्ट पास कर। ये जो होस्ट नेम है यहाँ पे आप कोई भी वेरिएबल लिख सकते हैं, आप डायरेक्टली होस्ट भी लिख सकते हैं। फिर आप डेटाबेस का नाम पास करते हैं, फिर यूजर का नेम और पासवर्ड। यहाँ मैंने पास कर दिया सेकेंड जो वो डीबी नेम पास कर दिया, और इस डीबी नेम में हम पास करेंगे डेटाबेस का। पीडीओ जो आपका टेक्निक है, पीडीओ जो कनेक्शन करने का तरीका है, इसमें जो पैरामीटर होते हैं, इन पैरामीटर का पोजीशन चेंज हो सकता है। बट ये जो ओल्ड टेक्निक था और ये जो सेकंड न्यू टेक्निक था, इसमें आप पैरामीटर को चेंज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कर सकते कि पहले आप डेटाबेस का नाम लिख दें और बाद में आप होस्ट का नाम लिखें, ऐसा आप नहीं कर सकते पीडीओ के केस, सॉरी इन दोनों के केस में। पीडीओ के केस में आप ऐसा कर सकते। यहां मैंने लिख दिया यूजर और यहां पास करेंगे यूजर का नाम, ठीक है, और फिर पासवर्ड, पासवर्ड का नाम। ये कनेक्शन करने का तरीका है आपका पीडीओ का। इस तरीके से
कनेक्शन पीएचपी में 3 तरीके से आप कर सकते हैं। मैंने बताया कि ओल्ड टेक्निक का भी यूज करके आप कर सकते हैं, न्यू जो MySQLi के साथ यूज हो रहा है और PDO के साथ जो आपका यूज है। कनेक्शन में जो पैरामीटर होगी वो सब में सेम होता है, पैरामीटर की जो वैल्यूज होती हैं वो भी सेम होता है। कनेक्शन करने का एक और तरीका होता है, वो देखिए वो कैसे करते हैं। जैसे मैंने क्या किया, एक वेरिएबल लिया होस्ट नेम, डॉलर होस्ट करके मैंने एक वेरिएबल ले लिया और मैंने यहाँ पे डबल कोस्ट के अंदर लोकल होस्ट पहले से पास कर दिया एंड डॉलर यूजर नेम मैंने एक पैरामीटर लिया और इसके अंदर रूट मैंने पहले से पास कर दिया, डॉलर पासवर्ड मैंने लिया और मैंने यहाँ पे ब्लैंक पास कर दिया, डॉलर डीबी नेम लिया और यहाँ पे डेटाबेस मान लीजिए कि न्यू डीबी डेटाबेस का नाम दिया। अब अगर आपको कनेक्शन करना होगा तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे MySQLi _ कनेक्ट और इसमें हम पास कर देंगे, अब डबल क्विट्स नहीं, अब डायरेक्टली होस्ट नेम डॉलर यूजर नेम डॉलर पासवर्ड एंड डॉलर। तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली नाम लिखने की जरूरत नहीं है, वो मैंने एक अलग अलग वेरिएबल में स्टोर कर रखा है और उनको मैंने यहाँ पे पास कर दिया। इस तरीके से आप कनेक्शन को पास कर सकते हैं, ठीक है। फिर यदि आपको कनेक्शन को क्लोज करना हो, ये कनेक्शन किया इसके बाद आपको कनेक्शन को क्लोज करना हो, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं MySQLi _ क्लोज और इसमें कोई एक वेरिएबल पास कर देंगे। ये आपका कनेक्शन होने के बाद यहाँ पे कनेक्शन क्लोज हो जाएगा, ठीक है। ये क्लियर है सभी को यहाँ तक? यस सर, हाँ हाँ क्लियर है सर। ठीक है ठीक है। अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है डेटाबेस को क्रिएट करना, ठीक है। डेटाबेस को क्रिएट करने का, कि डेटाबेस को हम क्रिएट कैसे करेंगे। तो डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए डेटाबेस में कमांड बना। अब देखिए, अब 2 तरीके थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। जिन लोगों ने डेटाबेस पढ़ा होगा उनको अच्छे से आइडिया होगा डेटाबेस बनता कैसे है और कैसे रन होता है। चलिए, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं जैम्प को ऑन कर रहा हूं। मैंने ये जैम्प ऑन किया और इसमें मैंने MySQL को यहाँ पे स्टार्ट किया, ठीक है। ये जैम्प सॉफ्टवेयर है, जैम्प सॉफ्टवेयर मैंने यहाँ पे MySQL को ऑन किया और यहाँ से मैंने इसको स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेल नेम, ये सेल नेम, इस सेल ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक इस सेल का CMD कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होगा। इस कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू भी आप डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं। आप डायरेक्ट डेटाबेस में जाकर के डेटाबेस बना सकते हैं और आप PHP पेज का भी यूज करके डेटाबेस बना सकते हैं। मीन्स आज आपको मैं 3 तरीके बताऊंगा डेटाबेस को क्रिएट करने का। 2 तरीके तो आपको पता है, बहुत लोगों को पता है, लेकिन तीसरा तरीका नहीं पता है। वो तीसरा तरीका लास्ट में पढ़ेंगे आज ही के दिन। ये तो सभी को पता है, यदि हमें डेटाबेस बनाना है तो हमें क्या करना है। सबसे पहले तो एक मैं नया पेज ले रहा हूं, हम लोग क्या लिखते हैं, MySQL -u फिर रूट एंड -p, ये लिखते हैं। ये एक कमांड होता है। इस कमांड को आपको इस CMD पे लिखना पड़ेगा। लिखने से क्या होगा, यदि आप इस CMD पे लिखते हैं तो आपका ये CMD डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ये डेटाबेस के कनेक्ट करने के लिए कोड लिखा जाता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा MySQL -u फिर रूट एंड -p, तो आपका ये CMD डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो जाएगा। मैंने लगता है कुछ गलत लिख दिया, MySQL -u रूट -p, अब सही है। तो जब आप ये लिखेंगे MySQL -u रूट -p तो आपसे पासवर्ड पूछेगा। आपको पासवर्ड देना नहीं है, आपको केवल एंटर की प्रेस कर देना है। जब आप एंटर की प्रेस कर देंगे तो ये डेटाबेस के अंदर अब आ गया। अब आप डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो चुके हैं। अब जब आप डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो चुके हैं तो डेटाबेस को आप क्रिएट करना है। तो डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए कमांड बना हुआ है। क्या कमांड बना हुआ है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, अब क्रिएट डेटाबेस, ठीक।
एसक्यूएल ने माई एसक्यूएल ने कमांड बना रखा है, क्या बना रखा है, लिखते हैं क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम। आपको ये कितनी चीजें पास करनी पड़ती, इसमें क्रिएट कीवर्ड है, डेटाबेस कीवर्ड है, और डेटाबेस का नाम हमें अपने अकॉर्डिंग पास करना है कि हम डेटाबेस का नाम क्या देना चाहते हैं। बट जब भी आप डेटाबेस का नाम पास करेंगे तो डेटाबेस के नाम से पहले स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, डेटाबेस के नेम से पहले नंबर नहीं होना चाहिए, डेटाबेस के नेम के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, फिर एक नाम का 2 बार डेटाबेस नहीं बन सकता। तो ये सब चीजें ध्यान देना आपको। तो मैंने यहाँ पे लिखा क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस नाम, ये सिंटेक्स है, ये फॉर्मूला है डेटाबेस को बनाने का। आप कोई भी डेटाबेस पढ़ेंगे, ओरेकल पढ़े, माई एसक्यूएल पढ़े, एमएस एसक्यूएल पढ़े, मारिया डीबी पढ़े, सब में ये सेम कमांड होता है डेटाबेस को बनाने का। लिखना पड़ता है क्रिएट डेटाबेस और क्या डेटाबेस आप बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं डेटाबेस का नाम अगर देखूं तो एग्जांपल लिख लेते हैं। मैंने लिखा यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का मैंने नाम दिया, क्या दे दिया जाए, डेटाबेस, डेटाबेस का ऑनलाइन बैच। ऑनलाइन तो बहुत बना होगा, बैच डीबी करते हैं, ठीक है, ऑनलाइन अंडरस्कोर बैच डीबी कर दे रहा हूं, ऑनलाइन अंडरस्कोर, ठीक है, ये डेटाबेस का नाम। तो हमने ये प्लान किया है कि मैं ऑनलाइन अंडरस्कोर बैच डीबी नाम का डेटाबेस बनाऊं, ठीक है। अब समझिएगा यहाँ पे, अब मैं फिर से इस कमांड प्रॉम्प्ट पे आ गया। ये कमांड प्रॉम्प्ट है जैम्प के एसक्यूएल का, ध्यान दीजिए आपके सिस्टम का कमांड प्रॉम्प्ट दूसरा है और ये जैम्प का सीएमडी है जिसपे केवल डेटाबेस का कोड लिखा जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा क्रिएट और यहाँ पे मैंने लिखा डेटाबेस और डेटाबेस का नाम दिया ऑनलाइन अंडरस्कोर बैच डीबी, इतना मैंने दिया। क्लिक किया तो मैसेज मुझे मिला क्वेरी ओके 1 रो अफेक्टेड। क्वेरी ओके 1 रो अफेक्टेड का सेंस है कि आपका डेटाबेस सक्सेसफुली बन गया। लेकिन हम बिलीव कैसे कर लें कि डेटाबेस बन गया? तो बिलीव करने के लिए अब हमें डेटाबेस को चेक करना पड़ेगा कि हमने डेटाबेस बना लिया कि नहीं बना लिया। तो चेक करने के लिए एक और कमांड होता है, हाउ वी चेक डेटाबेस। आप ये कैसे चेक करेंगे कि डेटाबेस आपने अब तक कितना बना चुके हैं, या आपने जितने भी अब तक डेटाबेस बना चुके हैं वो कौन कौन से डेटाबेस बनाए हैं। तो उसके लिए कमांड होता है शो डेटाबेसेस, ये कमांड होता है शो डेटाबेसेस। तो अब यहाँ पे चलेंगे और यहाँ पे लिखेंगे शो डेटाबेसेस, एंटर करके रन करेंगे तो इसमें हम लोग को दिखेगा ऑनलाइन, दिख रहे हैं आप, दिख रहा होगा ऑनलाइन बैच अंडरस्कोर डीबी, दिख रहा है सभी को, ऑनलाइन अंडरस्कोर बैच डीबी। ये डेटाबेस बन चुका है। और भी डेटाबेसेस बहुत सारे बने हुए हैं, वो किसी अदर प्रोजेक्ट के लिए बने हैं, बट आपने जो भी बनाया वो ये दिख रहा है, आपका दिखेगा। इसमें बाय डिफॉल्ट परफॉर्मेंस स्कीमा, पीएचपी माई एडमिन, इंफॉर्मेशन स्कीमा और माई एसक्यूएल और टेस्ट, ये डेटाबेस पहले से बिल्ट इन होते हैं जैम्प के। बाकी जो आपको दिख रहे हैं मैथ, आईक्यू टेस्ट, इंटेलिजेंस, एचओडी, ये सब हमने खुद बना रखे। कितना सभी को समझ में आया? अभी ये फर्स्ट प्रोसेस है डेटाबेस को बनाने का पीएचपी में। अदर टेक्नोलॉजी में कैसे क्या होता है उससे मतलब नहीं है। पीएचपी टेक्नोलॉजी में डेटाबेस को आप कई तरीके से बना सकते हैं। तो पहला तरीका ये था कि आप अपने जैम्प सॉफ्टवेयर में जाएंगे, माई एसक्यूएल को स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करने के बाद सेल ऑप्शन पे जाएंगे, ये आपका सेल का सीएमडी ओपन होगा। सीएमडी जब ओपन होगा तो सबसे पहली लाइन आपको ये लिखनी पड़ेगी। इस लाइन का वर्क है आप इस सीएमडी को डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। कनेक्ट जैसे ही आप करेंगे आपसे पासवर्ड पूछेगा, आपको पासवर्ड नहीं देना है, आपको एंटर की प्रेस कर देना है। एंटर की प्रेस करने के बाद अब सबसे पहला काम है डेटाबेस को बनाने का। तो डेटाबेस को बनाने का हमें फॉर्मूला मिला है, आपको लिखना पड़ेगा क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम। तो हमने लिखा है क्रिएट डेटाबेस और अपने डेटाबेस का नाम दिया है ऑनलाइन अंडरस्कोर बैच डीबी। आप अपने डेटाबेस का नाम ABCDXYZ जो चाहे वो दे सकते हैं, वो आपके ऊपर है, आप अपने डेटाबेस का क्या नाम देते हैं। फिर हमने डेटाबेस तो बना लिया है, हमें सक्सेसफुली मैसेज मिल भी गया है कि आपका डेटाबेस बन गया। बट उस डेटाबेस को देखेंगे कैसे, उस डेटाबेस को चेक कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमने लिखा है शो डेटाबेसेस।
तो वो हमारा डेटाबेस दिख गया है। ये था फर्स्ट टाइप डेटाबेस को बनाने का। अब देखिए सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप के केस में अब आपको अपाचे को भी स्टार्ट करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ से अपाचे को भी स्टार्ट कर दिया है। अपाचे को स्टार्ट करने के बाद आपको अपने ब्राउजर पे जाना है और यहाँ पे आपको लिखना है लोकल होस्ट स्लैश php my admin। क्या लिखना है? लोकल होस्ट स्लैश php my admin, ये आपको लिखना है। जैसे ही आप लोकल होस्ट स्लैश php my admin लिखेंगे, ये एक आप विंडो आपको ओपन हो जाएगी। इस विंडो से आप अवेयर हैं क्योंकि आपने यहाँ पे ऑलरेडी टेबल और डेटाबेस बनाना सीख रखा है। बट फिर से एक बार देख लेते हैं। इधर आपके वो सभी डेटाबेसेस दिख रहे हैं। अब अगर इस CMD की बात करें तो ये है कमांड प्रॉम्प्ट, जिसमें कि हर एक काम को करने के लिए आपको कमांड लिखना पड़ेगा और ये उसी वर्क का GUI पार्ट है, मीन्स ग्राफिकल इंटरफेस पार्ट है। यहाँ पे आपको हर काम करने के लिए केवल मेन्यू प्रेस करना पड़ेगा। यहाँ पे हर एक काम मेन्यू बेस्ड होगा। जैसे आपको डेटाबेस बनाना है तो यहाँ पे डेटाबेस का बनाने का ऑप्शन दिया गया है। आप क्लिक करिए, आपसे पूछ रहा है कि आप अपने डेटाबेस का नाम बताइए, तो आप अपने यहाँ पे डेटाबेस का नाम दे दीजिए कोई भी। जैसे अभी देखिए जो हमने बनाया था वो डेटाबेस आपको यहाँ पे दिखेगा। तो मैंने यहाँ पे अब दूसरे डेटाबेस का नाम दिया ऑनलाइन अंडरस्कोर DB_1, ये मैंने दे दिया और यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर दिया। आप देखेंगे कि ये आपका एक डेटाबेस ऑनलाइन अंडरस्कोर DB_1 बन गया। तो यहाँ पे आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना है, यहाँ पे केवल डिटेल पास कर देना, बटन क्लिक कर देंगे, आपका काम हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा आपको मेहनत लग सकता है। अब जो तीसरा इसका पार्ट है, तीसरा तरीका जो है, ये तो था दूसरा तरीका जो सबसे इजी है, कोई भी इजिली आकर के डेटाबेस को बना सकता है। लेकिन अब इसका जो तीसरा पार्ट है डेटाबेस को बनाने का, वो देखिए, वो है आपका PHP के थ्रू। चलिए पहुंचते हैं हम लोग। अब यहाँ पे हम लोग डेटाबेस को बनाने के लिए पहुंचते हैं। इसके लिए एक नया पेज लेंगे। इस नए पेज को PHP ओपन, PHP क्लोज। ये शायद अभी बाकी लोगों को नहीं पता होगा इस टेक्निक के बारे में। बाकी तो सभी लोग जानते हैं, दोनों ऑलरेडी मैं बता रखा हूँ जिन लोगों ने मेरे से पढ़ा हुआ है, तो PHP टेक्नोलॉजी या कोई अदर टेक्नोलॉजी। तो विंडोज C में जाएंगे, जैम के अंदर जाएंगे, htdocs में जाएंगे और यहाँ पे जाएंगे हम लोग ऑनलाइन क्लास 9 to 10 में, और यहाँ पे लिखेंगे क्रिएट डेटाबेस डॉट PHP, क्योंकि हम लोग इसमें डेटाबेस को क्रिएट करने का कोड लिखेंगे। समझिए यहाँ पे। अब यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले कनेक्शन लिखेंगे। ठीक, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम सबसे पहले कनेक्शन लिखेंगे। तो मैंने एक वेरिएबल ले लिया $CONN और यहाँ पे मैंने लिखा MySQLi _connect और इसके अंदर हमने पैरामीटर पास किया। पैरामीटर मैंने पास किया होस्ट नेम मतलब लोकल होस्ट, सेकेंड पैरामीटर यूजर नेम मीन्स रूट, थर्ड पैरामीटर यहाँ पे पासवर्ड। पासवर्ड यहाँ पे ब्लैंक रहेगा। डेटाबेस अभी हमारा बना नहीं तो डेटाबेस पास नहीं करेंगे। ठीक है, अभी हमारा डेटाबेस बना ही नहीं क्योंकि हम इस PHP का यूज करके डेटाबेस को बना रहे हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम चेक कर लेंगे कि इफ $CONN नॉट कनेक्ट, यदि कनेक्ट नहीं है यहाँ पे इको लिख देंगे कनेक्शन फील्ड, और यदि कनेक्शन फील्ड नहीं है तो यहाँ पे इको में लिख देंगे कनेक्शन ओके। यहाँ मैंने पास कर दिया कनेक्शन ओके। कनेक्शन ओके करने के बाद जहाँ पे हम लोग कमांड लिखते थे इंसर्ट अपडेट डिलीट का, वहीं पे यहाँ पे लिखेंगे कमांड। तो मैंने एक क्रिएट नाम का वेरिएबल लिया और डेटाबेस को क्रिएट करने का कमांड होता है क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम देते हैं यहाँ पे हम लोग PolyDB, मीन्स हम PHP का यूज करके डेटाबेस बना रहे हैं। और फिर क्वेरी भी फायर करना पड़ेगा। हमने आपको पहले ही बता रखा है कि जितनी बार आप कोई भी कमांड लिखेंगे इंसर्ट सेलेक्ट अपडेट डिलीट क्रिएट, सबके लिए आपको क्वेरी फायर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा मैंने इफ, और इसके अंदर क्या लिखेंगे MySQLi _query। इसके अंदर दो पैरामीटर पास होते हैं, एक आपके कनेक्शन का वेरिएबल नेम,
ये, और सेकंड जो आप क्रिएट कर रहे हैं उसका वेरिएबल, यहाँ पे लिखा मैंने डॉलर क्रिएट, और इसके बाद यहाँ पे हम चेक कर लेंगे, ये इफ का हो गया और इसका हो गया। यहाँ पे हम चेक ये कर लेंगे कि यदि ये सक्सेसफुली चलता है, यहाँ पे इको में आ जाए डेटा बेस क्रिएटेड, और यदि ऐसा नहीं होता है तो यहाँ पे एल्स में आ जाए इको डेटा बेस नॉट क्रिएटेड। ये मैंने कर दिया, सेव कर दिया और रन करते हैं इसको। रन करने के लिए फिर से अगेन अपने ब्राउजर पे जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे लोकल होस्ट क्लास 9 हमने यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस का नाम दिया था। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको मैसेज मिलेगा कनेक्शन ओके डेटाबेस क्रिएटेड। अगर डेटाबेस क्रिएटेड है तो हम लोग डेटाबेस में चल के चेक करते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस डेटाबेस को रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करने के बाद मैंने बनाया था poly_db या polydb करके नाम बनाया था ना अभी। यहाँ पे आप देखेंगे ये polydb नाम का डेटाबेस बन गया, ठीक है, ये polydb नाम का डेटाबेस आपका ये बन गया। ये सभी को समझ में आया? जी सर। ये तीसरा तरीका है डेटाबेस बनाने का। अभी तक आप डेटाबेस यहाँ से बनाते थे, लेकिन एक और तरीका आपको पता चल गया डेटाबेस को बनाने का। अभी तक आप डेटाबेस यहाँ से बनाना सीखे थे, लेकिन अब आपको एक और डेटाबेस बनाने का तरीका पता चल गया। अब यदि मान लीजिए कि हमको अब नेक्स्ट इसमें है MySQL डिलीटिंग डेटाबेस। MySQL में डेटाबेस को डिलीट कैसे करेंगे, नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है, ये तो था क्रिएट करने का, फिर है हाउ वी डिलीट डेटाबेस। तो मान लीजिए आपसे कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि आप डेटाबेस क्रिएट कैसे करेंगे, तो क्रिएट करने के 3-4 एग्जांपल लिख दीजिए। इसका कोई थियरी तो होगा नहीं, मैक्सिमम एक लाइन का थियरी होगा कि MySQL में डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए क्रिएट कमांड का यूज करते हैं, फिर वो कमांड लिखिए, फिर वो एग्जाम्पल लिखिए, ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। फिर आप उसमें 3 ऑप्शन दे दिए, यदि PHP का यूज करके भी आप कोड लिख दीजिए, डायरेक्ट जाके PHP माई एडमिन का कोड आप लिख दीजिए, ऐसे करके आप लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे डिलीट कैसे करेंगे। तो डिलीट करने के लिए डेटाबेस को डिलीट करना है, डेटाबेस को हटाना है, हमें डेटाबेस चाहिए ही नहीं। तो वो काम कैसे आप करेंगे उसको समझिए। तो सबसे पहले वाले टेक्निक पे चलते हैं। तो पहले तो यहाँ पे हम लोग कमांड लिख लेते हैं, हाउ वी डिलीट डेटाबेस इन MySQL, ठीक है। MySQL में डेटाबेस को डिलीट कैसे करें, इसके लिए कमांड होता है ड्रॉप डेटाबेस और डेटाबेस का नाम, ये कमांड होता है, ठीक है। इसके लिए एग्जांपल हो जाएगा ड्रॉप डेटाबेस, और हम लोगों ने डेटाबेस क्या बनाया था, ऑनलाइन बैच _db, ठीक है। तो हम इसी वाले डेटाबेस को हटा रहे हैं, और हमने 3 डेटाबेस बनाए हैं 3 तरीके से। तो हम डेटाबेस को 3 तरीके से हटाना भी सीखेंगे, मतलब डिलीट करना भी 3 तरीके से सीखेंगे। देखिए कमांड आपका यही होगा, तीनों तरीके के लिए कमांड आपका ये सेम होगा। सबसे पहले हम यहाँ पे पहुंचते हैं। यहाँ पे हमने डेटाबेस जो बनाया था उस डेटाबेस का नाम था ऑनलाइन बैच DB। अब यहाँ पे मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे कमांड लिखा, कमांड मैंने क्या लिखा, ड्रॉप डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम दिया मैंने ऑनलाइन _बैच DB। एंटर पे क्लिक किया तो मैसेज मिला क्वेरी ओके 0 रो अफेक्टेड, मतलब आपका डेटाबेस डिलीट हो गया। चेक करते हैं वही कमांड चला के तो डेटाबेसेस कि वो डेटाबेस हमारा डिलीट हुआ कि नहीं। यहाँ पे आप देखेंगे ऑनलाइन _ करके कोई डेटाबेस आपका नहीं बचा हुआ, आपका डेटाबेस डिलीट हो चुका है, ठीक है। तो ये तो एक तरीका हो गया डेटाबेस को ड्रॉप करने का, डिलीट करने का। या आप इस CMD पैनल पे जाइए और यहाँ पे आप कमांड लिख दीजिए ड्रॉप डेटाबेस और डेटाबेस का। अब इसी डेटाबेस को डिलीट करने के प्रोसेस को यदि हम लोग PHP माई एडमिन से देखें तो कैसे करेंगे, PHP माई एडमिन से करेंगे तो कैसे डिलीट करेंगे। इसमें हम लोगों ने जो यहाँ से डेटाबेस बनाया था वो कौन सा डेटाबेस बनाया था, क्या नाम रखा था उसका, पॉलीडीबी। पॉलीडीबी, शायद यहाँ से क्रिएट किया था ना हम लोगों ने।
कोड से। ये तो लास्ट था। सेकंड क्या था? एक और डेटाबेस आपके पास, ऑनलाइन सर बैंक, ऑनलाइन TB1। ऑनलाइन ऑनलाइन डिवीजन। DB1। ठीक है, चलिए अब इसको देखते हैं। तो यदि आप अपने इस PHP माई एडमिन से डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कैसे करेंगे? ये आपका ऑनलाइन DB1 है। इसके लिए आपको पहले डेटाबेसेस में जाना पड़ेगा। डेटाबेसेस में आप थोड़ा सा यहाँ पे स्क्रॉल करके ऐसे आएंगे, यहाँ पे आपके पास जितने भी डेटाबेस होंगे वो आपको दिखेंगे। ठीक है, ये था हमारा ऑनलाइन DB1, ये डेटाबेस था। इसको यहाँ पे आपको केवल टिक करना है, कोई कमांड नहीं लिखना है, आपको कुछ भी नहीं रन करना है। इस डेटाबेस को टिक करना है, इनमें से जितने टिक डिलीट करना है सबको टिक कर लीजिए। एक को करना है तो एक को टिक करिए, और नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे ड्रॉप करने का ऑप्शन दिया हुआ मीन्स जो PHP माई एडमिन है ये पूरा का पूरा GUI बेस्ड है, ग्राफिकल इंटरफेस बेस्ड है। हर एक काम मेन्यू के बिहार पे होता है, हर एक काम के लिए यहाँ पे ऑप्शंस बने हुए हैं। उन ऑप्शन को आपको केवल क्लिक करना है, आपका काम हो जाएगा। आपको एक लाइन का कोड नहीं लिखना है, बट इनके पीछे वही प्रोसेस हो रहा है जो आप कोड लिख करके कर रहे हैं। आप यहाँ पे ड्रॉप पे क्लिक करेंगे, आपसे पूछेगा कि क्या आप ये डिलीट करना चाहते हैं, आपने ओके किया, ये आपका डेटाबेस ड्रॉप हो गया। अब आप चेक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑनलाइन DB_1 नाम का डेटाबेस आपका रिमूव हो गया। ठीक है, ये तो था सेकंड तरीका रिमूव करने का। अब तीसरा तरीका है PHP का यूज करेंगे। चलिए PHP का यूज करके सीख लेते हैं। बस इसको मैं यहाँ पे जो ये था इसको कमेंट कर दे रहा हूँ। ठीक है, और अब यहाँ पे हम देखते हैं डिलीट करने का। डिलीट डेटाबेस, इसके लिए भी कमांड लिखेंगे। मैंने एक डेल नाम का वेरिएबल लिया, और इस डेल नाम के वेरिएबल में मैंने कमांड लिखा। क्या कमांड लिखेंगे? ड्रॉप डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम था PolyDB। अगर आप अपने डेटाबेस में जाकर के देखेंगे तो PolyDB नाम का डेटाबेस एक पड़ा हुआ है। यहाँ पे PolyDB नाम का ये डेटाबेस पड़ा हुआ है। इस PolyDB डेटाबेस को हमें PHP का यूज करके डिलीट करना है। तो मैंने यहाँ पे कनेक्शन पहले तो कर दिया, कनेक्शन के बाद मैंने यहाँ पे लिखा ड्रॉप डेटाबेस और डेटाबेस का नाम लिख दिया, और फिर मैंने यहाँ पे चेक कर लिया इफ जो यहाँ पे लिखेंगे MySQLi_query कमांड के बाद क्वेरी रन करेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे कनेक्शन का वेरिएबल नेम और जो आपकी कमांड एग्जीक्यूट हो रही है उसका वेरिएबल, और यहाँ पे चेक करेंगे कि यदि ये क्वेरी सक्सेसफुली चलती है तो यहाँ पे हमें इको मिले डेटाबेस डिलीटेड। ठीक है, मैंने यहाँ मैसेज पास कर दिया डेटाबेस डिलीटेड, और इसके एल्स में क्या पास कर देंगे? इको डेटाबेस नॉट डिलीटेड। ठीक है, इतना रन करके चेक करते हैं। यहाँ पे फिर से जाएंगे अपने पेज पे, यहाँ पे, और इस पे रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करेंगे तो मैसेज मिला कनेक्शन ओके, और साथ में मैसेज मिला डेटाबेस डिलीटेड। तो हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे क्या PolyDB रिमूव हुआ कि नहीं। इसको रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो PolyDB नाम का P से आपका जो है डेटाबेस PolyDB वो रिमूव हो गया। तो PHP का यूज करके आप डेटाबेस को डिलीट भी कर सकते हैं। ये था आपका डिलीट करने का तीसरा टेक्निक। अब जो नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है वो है टेबल को बनाने का, टेबल को क्रिएट करने का। तो वो भी देखेंगे टेबल को क्रिएट कैसे करेंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टेबल बनाने का। टेबल को आप क्रिएट कैसे करेंगे? आप टेबल कैसे क्रिएट करेंगे? तो टेबल को भी तीनों टेक्निक से क्रिएट करना सीखेंगे। ठीक है, यदि आप हमें टेबल को क्रिएट करना है तो कैसे क्रिएट करेंगे, चलिए देखिए। तो टेबल को क्रिएट करने का भी सिंटेक्स है, टेबल इन डेटाबेस। डेटाबेस के अंदर यदि हमें टेबल क्रिएट करना है तो वो हम कैसे क्रिएट करेंगे? इसके लिए कमांड होता है क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम पैरेंथेसिस ओपन, और इसके अंदर हम पास करते हैं कॉलम का नाम, फिर डेटा टाइप और साइज। ऐसे ही यदि आपको मल्टीपल कॉलम नेम देना है, मल्टीपल कॉलम नेम, डेटा टाइप एंड उसकी साइज। लास्ट वाले कॉलम पे कॉमा यूज नहीं होगा। अब ये टेबल क्यों बनाया जाता है पहले तो इसको समझिए।
टेबल क्यों बनाया जाता है इसका सेंस समझिए। अब जब भी आप वेबसाइट बनाना सीखेंगे या ऐप बनाना सीखेंगे या सॉफ्टवेयर बनाना सीखेंगे, उसमें से यदि आप वेबसाइट ऐप या सॉफ्टवेयर डायनामिक बनाना सीखेंगे तो आपको डेटाबेस की जरूरत पड़ेगी, और जब आपको डेटाबेस की जरूरत पड़ेगी तो आपको डेटा स्टोर करने की भी जरूरत पड़ेगी, और जब आपको डेटा स्टोर करने की जरूरत पड़ेगी तो आपको टेबल बनाने की भी जरूरत पड़ेगी। जैसे मान लीजिए कि आपके कॉलेज में 1000 स्टूडेंट है, आपसे कहा गया कि इन 1000 स्टूडेंट का आप लिस्ट बनाओ, तो आप उन 1000 स्टूडेंट का लिस्ट एक्सेल शीट में बनाते हैं। एक्सेल में जाते हैं, एक्सेल शीट में पहले नाम हेडिंग, रोल नंबर हेडिंग, मोबाइल नंबर हेडिंग, ईमेल आईडी हेडिंग बना करके उनके नीचे स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट का ब्रांच, स्टूडेंट का मोबाइल नंबर लिख देते हैं। तो वो होता है आपके एमएस एक्सेल में डेटा का स्टोरेज। तो वही सेम फॉर्मेट होता है डेटाबेस में भी। यदि हमें उन्हीं 1000 स्टूडेंट का डेटा डेटाबेस में रखना है तो उस डेटाबेस में टेबल कैसे बनेगा, उस डेटाबेस में हेडिंग कैसे बनेगा, उस डेटाबेस में कॉलम कैसे बनेंगे, उस डेटाबेस में जो डेटा स्टोर किया जा रहा है, टेबल में डेटा स्टोर किया जा रहा है, उनका लेंथ क्या होगा, उनकी साइज क्या होगी, उनका डेटा टाइप क्या होगा, तो उसी को बनाने के लिए टेबल का क्रिएट किया जाना होता है। ये टेबल किस पे डिपेंड करते हैं या कितने कॉलम बनते हैं ये हम कैसे डिसाइड करेंगे, तो ये सब कुछ डिसाइड होता है आपकी वेबसाइट के फॉर्म के ऊपर। मान लीजिए कि आपने एक ऑनलाइन नौकरी करके एक वेबसाइट बनाई, उसमें आप यूजर को, स्टूडेंट को, कैंडिडेट को नौकरी देने के लिए वेबसाइट बना रहे हैं कि आप यहाँ पे आकर के अपनी डिटेल भरिए और आप यहाँ से नौकरी पा सकते हैं। तो जो यूजर की डिटेल को लेने के लिए आप फॉर्म को बनाएंगे, उस फॉर्म में आप जितने इनपुट बॉक्स लेंगे, उस फॉर्म में आप जितने फील्ड लेंगे, नेम, ईमेल, पासवर्ड, मोबाइल, जेंडर, हॉबी, जितने भी फील्ड लेंगे उतना फील्ड का आपको यहाँ पे टेबल बनाना पड़ेगा, उतने आपको यहाँ पे कॉलम बनाने पड़ेंगे। यदि आपके फॉर्म में 20 फील्ड है तो आपके टेबल में 20 कॉलम बनेंगे। आपके यदि फॉर्म में 500 इनपुट बॉक्स हैं तो आपको टेबल में 500 कॉलम बनाने पड़ेंगे, क्योंकि जितना फॉर्म में डेटा इनपुट किया जाएगा उतना ही डेटा हमें डेटाबेस में स्टोर करना है। ठीक है, तो टेबल बनाने का पूरा सेंस होता है आपके वेबसाइट के फॉर्म के ऊपर, आपके ऐप के फॉर्म के ऊपर, आपके सॉफ्टवेयर के फॉर्म के ऊपर पूरा का पूरा डिपेंड होता है। ठीक है, तो टेबल को क्रिएट करने के लिए क्रिएट कीवर्ड एंड देन टेबल कीवर्ड, फिर आप अपने टेबल का नाम क्या देना चाहते हैं, आप अपने टेबल का नाम ABCDXYZ जो भी देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। फिर उस टेबल में कितने कॉलम बनेंगे, उन कॉलम का नेम आप डिफाइन करेंगे। ये कॉलम के नेम डिपेंड करेंगे आपकी वेबसाइट के फॉर्म के ऊपर, आपने वेबसाइट में फॉर्म कितना बना रखा है, और फिर उस कॉलम के जो डेटा टाइप होंगे, मीन्स आपके फॉर्म से जो डिटेल आ रही है, जो डेटाबेस में या टेबल में स्टोर होगी, उनका डेटा टाइप क्या है, या क्या वो इंटीजर है, क्या वो कैरेक्टर है, क्या वो टेक्स्ट टाइप के हैं, क्या वो बूलियन है, कैसे डेटा है वो डिफाइन करना पड़ेगा। फिर जो उधर से डेटा आ रहा है वो कितना बड़ा डेटा आएगा, वो 25 कैरेक्टर का आएगा, 100 कैरेक्टर का आएगा, 500 कैरेक्टर का आएगा, या मुझे पता नहीं कितने कैरेक्टर है, कितने लेंथ का आएगा। तो उसके लिए यहाँ पे आपको टेबल में लेंथ डिफाइन करना पड़ेगा, साइज डिफाइन करना पड़ेगा, जिससे आप ये गेट कर पाएंगे या एश्योर कर पाएंगे कि आपका डेटा जितना उधर इनपुट किया जा रहा है उतना डेटा इधर स्टोर हो रहा है कि नहीं, उतना डेटा इधर सेव हो रहा है कि नहीं। यदि आप साइज और लेंथ नहीं डिफाइन करेंगे तो आपका पूरा का पूरा डेटा स्टोर नहीं हो पाएगा। ठीक है, इतने में किसी को कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन बन रहा हो किसी का? हम लोगों ने डेटाबेस को क्रिएट करने सीखा है, हम लोगों ने डेटाबेस को रिमूव करने के लिए सीखा है, हम लोगों ने 3 टेक्निक सीखे हैं, जैम्प के कमांड प्रॉम्प्ट से एंड डायरेक्ट PHP माई एडमिन से और PHP का यूज करके। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है टेबल को क्रिएट करना, और टेबल को क्रिएट भी हम उन्हीं तीनों ऑप्शन से करेंगे, जैम्प से, PHP माई एडमिन से और PHP का यूज करके। तीनों तरीके से टेबल बनाना सीखेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में तीनों तरीके दिए हुए हैं बनाने के। आप में से इसमें से किसी को कोई डाउट नहीं तो आगे बढ़ें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। ठीक है, तो टेबल बनाने के लिए मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख लेता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम मैंने दे दिया स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पे
कॉलम का नेम ले लिया आईडी, डेटा टाइप मैंने इंट दे दिया, लेंथ मैंने दे दिया 5 और इसको मैंने बना दिया प्राइमरी की और साथ ही साथ मैंने दे दिया ऑटो इंक्रीमेंट। ठीक है, ऑटो इंक्रीमेंट। और फिर यहाँ मैंने पास कर दिया नेम varchar और यहाँ लेंथ मैंने पास कर दिया 100 एंड देन सेमीकोलन। अब बहुत लोग सोचेंगे कि ये मैंने क्या लिख दिया, तो इसमें जो मैंने आईडी लिखा हुआ ये है कॉलम का नाम। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, योर आईडी, माई आईडी, एबीसी आईडी, स्टूडेंट आईडी, एसटीयू आईडी, जो चाहे वो लिख सकते हैं। नेम ये भी आप कुछ भी लिख सकते हैं, बट ये जो डेटा टाइप है ये डेटाबेस का पहले से प्री डिफाइंड है। यदि आप अपने कॉलम में इंटीजर वाली वैल्यू स्टोर करानी है तो आपको इंट लिखना पड़ेगा। आपको कैरेक्टर टाइप की वैल्यू या मिक्स्ड वैल्यू लिखनी है तो आपको varchar या char या टेक्स्ट, 3 ऑप्शन होते हैं, varchar, char और टेक्स्ट आप लिख सकते हैं यहाँ पे। फिर जो मैंने ये प्राइमरी की लिखा है, इस प्राइमरी की को हो सकता है कि आपके डीबीएमएस में हो या आने वाले किसी टॉपिक में पढ़ा हो तो इसको पढ़ेंगे, बट अभी बता दे रहा हूँ। प्राइमरी की का वर्क होता है किसी भी कॉलम के डेटा को यूनिक डिफाइन करने के लिए। यूनिक डिफाइन का सेंस समझिए, जैसे आपको एक कॉलम दे दिया गया कि इस कॉलम में सभी लोग अपना मोबाइल नंबर स्टोर कर दो, तो मान लीजिए कि मुझे आपका भी मोबाइल नंबर पता है, आप जाकर के आपने अपना मोबाइल नंबर स्टोर कर दिया और मैंने भी जाकर के आपका ही मोबाइल नंबर डाल दिया, तीसरे को भी आपका मोबाइल नंबर पड़ा है, वो भी जाकर के आपका मोबाइल नंबर डाल दिया। इससे क्या होगा कि वहां पे 3 यूजर ने अपनी अपनी एंट्री की है बट तीनों ने सेम मोबाइल नंबर पास किया है। तो हमें जब तीनों यूजर को फाइंड करना होगा तो पता चलेगा कि उस केस में एक ही मोबाइल नंबर निकल करके आया हुआ है, तो वहां पे इस केस में प्रॉब्लम होगी। मान लीजिए कि एक सेम रोल नंबर 3 लोगों को दे दिया है तो प्रॉब्लम होगी। अब मान लीजिए 001 मुझे भी दे दिया गया, 001 उज्जवल को भी दे दिया गया और 001 अमन को भी दे दिया गया। अब डिफाइन कैसे होगा कि कौन सा 001 वाला टॉप किया है, कौन सा 001 वाला फेल हुआ है, कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पे ये पॉसिबिलिटीज नहीं है एडिट करना, डिलीट करना या इनमें से ये फाइंड करना कि कौन यूजर पास, फेल या आगे गया है। तो जहां पे इस टाइप के कॉम्प्लेक्स चीजें हो सकती हैं वहां पे हम उस कॉलम को प्राइमरी की बना देते हैं। प्राइमरी की बना देने से फायदा क्या होता है, यदि आपने किसी कॉलम को प्राइमरी की बना दिया तो आप उस कॉलम में एक जैसी वैल्यू को स्टोर नहीं कर पाएंगे, आप उसमें सेम वैल्यू स्टोर नहीं कर पाएंगे। यदि 001 कोई डेटा आपके उस कॉलम में स्टोर हो गया तो अगेन 001 डेटा आपका स्टोर नहीं हो सकता। आपको कोई अदर वैल्यू 002, 003 या 001 के अलावा जो डेटा होगा उसको स्टोर करना पड़ेगा। इस ऑटो इंक्रीमेंट कीवर्ड का क्या रोल है? इस ऑटो इंक्रीमेंट कीवर्ड का रोल है कि आप अपने कॉलम के डेटा को ऑटोमेटिक इंक्रीज कर सकते हैं। इसके लिए आपको आईडी की वैल्यू बार बार इनपुट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये टेबल को क्रिएट करने का सिंटेक्स होता है MySQL में। इसको हम लोग जैम्प के थ्रू और PHP MyAdmin और PHP तीनों के थ्रू रन करके चेक करेंगे और टेबल बनाना सीखेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे आया मैं। अब एक चीज आपको काम करना पड़ेगा, टेबल बनाने के लिए आपको कोई ना कोई एक डेटाबेस सेलेक्ट करना पड़ेगा। डेटाबेस क्यों सेलेक्ट करना पड़ेगा? क्योंकि टेबल किसी ना किसी डेटाबेस के अंदर ही बनेगा। विदाउट डेटाबेस आप टेबल को नहीं बना सकते। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डेटाबेस अगेन क्रिएट कर ले रहा हूँ। मैंने लिखा क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम दिया पॉलीडीबी। ठीक है, तो डेटाबेस बन गया। अब इस डेटाबेस के अंदर हमें एंट्री करना पड़ेगा, तो उसके लिए लिखेंगे यूज डेटाबेस का नाम। अब इसके अंदर आपका टेबल बनेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आप टेबल किसी ना किसी डेटाबेस के अंदर बना सकते हैं, उसके लिए आपको डेटाबेस बनाना पड़ेगा। विदाउट डेटाबेस आप टेबल क्रिएट नहीं कर सकते। तो मैंने यहाँ पे पॉलीडीबी नाम का एक डेटाबेस क्रिएट किया है। उस डेटाबेस के अंदर मैंने एंट्री लिया है। एंट्री लेने का सेंस क्या है कि हो सकता है कि आपके MySQL में नंबर ऑफ डेटाबेसेस बने, बट आप एट द टाइम किसी एक डेटाबेस के अंदर ही वर्क काम कर सकते हैं, या आप एट द टाइम किसी एक डेटाबेस के साथ काम कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको उस डेटाबेस के अंदर एंटर होना पड़ेगा। एंटर होने के लिए सिंटेक्स होता है यूज उस डेटाबेस का नाम। तो मैंने लिखा यहाँ पे यूज पॉलीडीबी, डेटाबेस के अंदर मैंने एंटर कर लिया। अब एंटर करके यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा टेबल को क्रिएट करने का कमांड। मैंने लिखा यहाँ पे
क्रिएट टेबल, टेबल का नाम मैंने दिया स्टूडेंट, पैरेंथेसिस ओपन, यहाँ मैंने पास किया आईडी इंट, इसका मैंने लेंथ पास किया, यहाँ पे मैंने लिखा प्राइमरी स्पेस की ऑटो अंडरस्कोर इंक्रीमेंट कॉमा, सेकंड कॉलम का नाम है नेम varchar, और यहाँ पे हम लेंथ पास करेंगे 100, एंटर करेंगे तो ये रन हो जाएगा। अब चेक करेंगे टेबल को, तो चेक करने के लिए लिखा जाता है DESC टेबल का नाम, मैंने लिखा है यहाँ पे DESC स्टूडेंट। आप देखेंगे जो आपने टेबल अभी बनाया था उसका आपको डिस्क्रिप्शन, उसका आपको स्ट्रक्चर दिख जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से टेबल को क्रिएट करते हैं। मैंने सबसे पहले टेबल को क्रिएट करने का सिंटेक्स लिखा है, फिर मैंने ये देखना चाहा है कि जो हमने टेबल बनाया है, जो हमने टेबल के लिए स्ट्रक्चर पास किया था, क्या आप वही बनाए कि नहीं। तो उसको चेक करने के लिए आपको लिखना पड़ता है DESC टेबल का नाम, DESC का सेंस है डिस्क्रिप्शन, यहां मैं लिख दे रहा हूं हाउ वी चेक टेबल डिस्क्रिप्शन। ठीक है, इसके लिए कमांड आपका है DESC टेबल का नाम, सैंपल हो जाएगा DESC टेबल का नाम। ठीक है, अब इसको PHP माई एडमिन के थ्रू देखते हैं, तो PHP माई एडमिन के थ्रू देखिए। अब चलिए यहाँ पे PHP माई एडमिन पहुँचते हैं, यहाँ पे मैं आ गया। यहाँ पे जो आप अपनी अभी जस्ट आपने पॉलीडीबी नाम का डेटाबेस बनाया है, वो डेटाबेस आपको दिख जाएगा। वेयर इज पॉलीडीबी, ये रहा। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, फोकस। यहाँ हमें डेटाबेस के अंदर जाने के लिए मैंने क्या लिखा था, यूज डेटाबेस का नाम, लेकिन यहाँ पे डेटाबेस के अंदर जाने के लिए आपको बस पॉलीडीबी को क्लिक करना, बस दैट्स इट। आप डेटाबेस के अंदर एंटर कर गए। इस पॉलीडीबी के अंदर स्टूडेंट नाम का टेबल ऑलरेडी दिखा रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे टेबल बनाया है, वो दिख रहा है। अब यदि हमें यहाँ से टेबल को क्रिएट करना सीखना हो, तो जैसे ही आपने डेटाबेस को क्लिक किया, देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि टेबल का नाम बताओ आप, तो मैंने यहाँ पे टेबल का नाम दे दिया student1, और फिर आपसे पूछ रहा है कि आप जो टेबल student1 ले रहे हैं उसमें कितना कॉलम बनाएंगे, 2 4 10 5 50 100 कितना बनाएंगे। तो मैंने दे दिया कि मैं 2 बनाऊंगा, आपको 4 बनाना हो आप 4 बनाओ, फिर आपको गो करना पड़ेगा। गो पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे पूछेगा कि कॉलम का नाम दीजिए, तो मैंने दे दिया आईडी, फिर उसका डेटा टाइप चूज करिए, तो मैंने दे दिया इंट, फिर बोल रहा है कि आप लेंथ भी दो, तो मैंने दे दिया लेंथ 5। फिर आपसे इधर थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आपसे पूछेगा कि आप प्राइमरी की बनाना चाहते हैं, तो यहाँ प्राइमरी की सिलेक्ट करने का ऑप्शन है, ओके कर देना आपको। फिर यहाँ पे A_I मतलब ऑटो अंडरस्कोर इंक्रीमेंट का ऑप्शन बना हुआ, आप इसको टिक कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे सब कुछ ऑप्शनल है, आपको केवल इनपुट बॉक्स में लिखना है। सेकंड कॉलम का नाम मैंने नेम दे दिया, इसको हम करेंगे varchar, ये डेटा टाइप के ऑप्शन आ रहे हैं। इसका लेंथ पूछ रहा है, तो मैंने दे दिया 100। ठीक है, इतना देने के बाद आपको इसको सेव कर देना है, ये आपका टेबल बन गया। तो यहाँ पे टेबल आपको कुछ इस तरीके से बनाना है कि अपने टेबल का नाम बताना है, टेबल में कितने कॉलम बनाने हैं वो बताना है, वो स्ट्रक्चर बन के आएगा, उसमें स्ट्रक्चर से रिलेटेड डिटेल पास कर देनी है, सेव कर देना, आपका टेबल बन जाएगा। बट यहाँ पे आपको सब कुछ लिखना पड़ा। ठीक है, तो ये सेकेंड तरीका था टेबल को बनाने का। अब टेबल को देखेंगे कैसे, यहाँ पे क्वेश्चन आ गया कि वहां पे तो टेबल को देखने के लिए मैंने लिख दिया था DESC टेबल का नाम, टेबल का डिस्क्रिप्शन दिख गया, बट यहाँ पे हम टेबल का डिस्क्रिप्शन कैसे देखेंगे, बस सिंपल सा, यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, स्ट्रक्चर पे आप क्लिक कर दो, आपको देखिए यहाँ पे पूरा टेबल का डिस्क्रिप्शन दिख रहा है। आईडी लिया था, प्राइमरी की बनाया था, इंट लिया था, 5 दिया था, नेम लिया था, varchar दिया था, 100 दिया था, ऑटो इंक्रीमेंट लिया था, यहाँ सब दिख रहा है। जो आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे ऐसे दिख रहा था वही एज इट इज आपको यहाँ पे दिख रहा है, बस यहाँ पे टेबल student1 है और यहाँ पे टेबल आपका स्टूडेंट है। ये जो टेबल बना हुआ है, ये कोड लिख करके बना हुआ है, ये विदाउट कोड लिख करके बना हुआ है। क्लियर है सभी को? इतना यदि क्लियर है आपको तो आप PHP का यूज करके टेबल बनाना अपने से सीख लीजिएगा। ठीक है, अपने से ट्राई करिएगा, बाकी यदि नहीं होता तो मैं वो कल बताऊंगा आपको PHP से टेबल बनाने का तरीका। आप बना लेंगे, जैसे आपने क्रिएट करने का और ड्रॉप करने का डेटाबेस सीखा, वैसे एज इट इज बनेगा। ठीक है, यस सर। किसी का कोई क्वेरी? हाँ, हेलो
बोलिए बोलिए। सर जो कहते हैं सीएमडी कमांड होती है सर, मतलब सर सिस्टम की सीएमडी कमांड अलग होती है और सर मतलब सर्वर की सीएमडी कमांड अलग होती है। सर्वर कहाँ, अब जब हम अगर होस्टिंग की बात करते हैं तो होस्टिंग में भी कुछ ऐसा लुक एंड फील मिलता है PHP माई एडमिन का, तो वहां भी CMD होता है। ये हमारे, हमने क्या कर रखा है अभी, तो हमने अपने सिस्टम को सर्वर बना रखा है, तो हमारे सिस्टम में जो सर्वर बना हुआ है उसमें ये स्ट्रक्चर हमें मिला हुआ है। जब हम कभी इन फ्यूचर सर्वर को परचेज करेंगे या सर्वर से हम कम्युनिकेट करके सर्वर पे डेटा स्टोर वगैरह करना सीखेंगे इन फ्यूचर, तो वहां भी आपको ये सेम स्ट्रक्चर मिलने वाला है, वहां कुछ भी नया या कुछ भी अलग नहीं मिलेगा। उसके लिए निश्चिंत रहिए, सर्वर पे भी आपको सब कुछ यही मिलेगा, सेम तरीका, सेम तरीके से डेटाबेस बनेगा, सेम तरीके से सब कुछ बनेगा, कुछ भी अलग नहीं होगा। सर एक क्वेश्चन और है। आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही है, अगेन बोलो। सर एक क्वेश्चन और है। हाँ पूछो।